ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं। और इस क्लास में हमारा फोकस है कि हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन पर बात करेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज, इन सब के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, थोड़ा उनका यूज भी किया था। इस बार हमें नाइट्रोजन की बात करनी है। नाइट्रोजन थोड़ा स्पेशल है, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा अलग बनेगा, इसीलिए हम इसको जो है अलग क्लास में डील कर रहे हैं। दो मेथड से हमारे पास नाइट्रोजन का परसेंटेज या नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए, नाइट्रोजन का परसेंटेज पता लगाने के लिए या नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, जेडॉल एंड ड्यूमा। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है। ठीक, नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए हमको नाइट्रोजन को बाहर निकालना होगा। हम इस पर कुछ रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शन करके इस नाइट्रोजन को हम अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, या फिर इस नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन गैस के रूप में भी बाहर निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ कंपाउंड्स के नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना आसान होता है, तो हम उसको अमोनिया में बदल देते हैं। कुछ में अमोनिया में बदलना मुश्किल होता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस में बदलना आसान होता है, तो उसको नाइट्रोजन गैस में बदल लेते हैं। हमें जहां जैसी आसानी पड़ती है हम वैसा मेथड यूज कर लेते हैं। ओके, तुम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना, तुम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट पर फोकस करना है। तो दो मेथड्स हो गए। ये हम नाइट्रोजन को या तो अमोनिया में बदलकर कैलकुलेशन करें, या तो इसको हम सीधे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस में बदल करके कैलकुलेशन करें। अगर हम ऐसा मेथड अपनाते हैं तो इसको हम जेडॉल मेथड में रखते हैं, और ये वाला जो मेथड है ये ड्यूमा मेथड में आता है। करेक्ट। इन दोनों के लिए दो फॉर्मूले बनाएंगे। यहां पर नाइट्रोजन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बनाएंगे 1.4 इंटू एन इंटू वी बाई डब्ल्यू, और यहां पर नाइट्रोजन परसेंटेज के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं V बाई 8W। ये फॉर्मूले में n क्या है, v क्या है, w क्या है, यहाँ पर v w क्या है, v क्या है, सबका मतलब हमें पता लगाना है, समझना है। ओके, पहले जेडॉल मेथड पर फोकस करते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हमने इसका कैपिटल W ग्राम रिएक्शन में खर्च किया और खर्च करके अमोनिया बनाया। जो अमोनिया बनता है उसको हम एक एसिड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अमोनिया जो है एक बेस है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। एसिड H+ इसको देगा और H+ अमोनिया लेकर के कन्वर्ट हो जाता है NH4+ में। तो ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, इस अमोनिया को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने में एसिड का कुछ न कुछ वॉल्यूम खर्च होगा, VmL मान लिया, कुछ न कुछ उसकी नॉर्मेलिटी होगी, उसको हम n मान ले रहे हैं। ठीक है, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में, अमोनिया बेस है और इसको एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में, जो अमोनिया यहाँ पर बना है उसको न्यूट्रलाइज करने में तो एसिड खर्च हुआ है, उसकी नॉर्मेलिटी n और वॉल्यूम Vml है, तो वही n और v को उठा करके हम यहाँ पर रख सकते हैं। रख सकते क्या, रख देंगे। और W जो है ये है कि कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर के हमने कार्यक्रम शुरू किया था, वो W यहाँ पर रख करके कैलकुलेशन कर देते हैं और काम हमारा बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बना है, कितना ml बना है, तो मान लो VmL नाइट्रोजन बना है, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। जब हम 1 ग्राम कंपाउंड से काम शुरू कर रहे हैं तो हमें इतना ग्राम नाइट्रोजन मिला, सॉरी इतना ml नाइट्रोजन मिला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन कह सकते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, और स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 बार। तो इस प्रेशर टेम्परेचर पर अमोनिया का इतना ml मिला है, उसी को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, कंपाउंड का वेट ग्राम में रखते हैं, सॉल्व करते हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल आता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये भी हम लोग देख सकते हैं। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, छोटा छोटा एक आध स्टेप करेंगे और कैलकुलेट होकर के चला आएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। लेकिन हम इस फॉर्मूले को बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहते। हमारा मेन मुद्दा ये है कि इस फॉर्मूले को तुम लोग वैसे याद रखने की कोशिश करो, इसको बनाया कैसे जाएगा हम दूसरे क्लास में देख लेंगे।
यहां पर इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है वो ध्यान दिया, दोनों फॉर्मूले क्या है वो भी ध्यान दिया, और इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है थोड़ा इसकी बात अगर मैं करनी है तो जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा यूज कर लेना है। एसिड का नॉर्मेलिटी, एसिड का वॉल्यूम, कौन सा एसिड जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हुआ है। नॉर्मेलिटी तो नॉर्मेलिटी होता है, वॉल्यूम को एमएल में ही रखना है, वॉल्यूम कभी कभी लीटर में भी दे दिया जाता है तो हमें यहाँ लीटर नहीं यूज करना है, हमें एमएल यूज करना है। क्यों एमएल यूज करना है ये डेरिवेशन में जब फॉर्मूला बनाएंगे तब हम लोग देख लेंगे। फिलहाल वॉल्यूम जो है हमेशा एमएल में होगा, वेट जो है ग्राम में होगा, यहाँ भी ये वॉल्यूम एमएल में और वेट जो है ग्राम में चलेगा और किसी यूनिट में यहाँ नहीं रखेंगे हम। ये फॉर्मूला बनाया इस तरह से गया है, करेक्ट। जेल्डॉर मेथड वाले फॉर्मूले को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और इस पर एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। नाइट्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू 1.4 इंटू एन इंटू वी बाई कैपिटल डब्ल्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ AC required for neutralization of ammonia divided by कैपिटल W, या कैपिटल W को भी हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं दिस इज वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्राम। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू वी, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिली इक्विवेलेंट हमें मिल जाता है। तो हम नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को अलग अलग भी रख सकते हैं, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मिली इक्विवेलेंट मिल गया, वो रख करके बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम चाहे तो इन दोनों को अलग अलग रखें, दो वैल्यूज, या फिर दोनों को मिलाकर एक वैल्यू माने, इट इज द मिली इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या था, नॉर्मेलिटी एक चीज थी, वॉल्यूम दूसरा चीज था, यहाँ दोनों को मिला करके एक हमने क्वांटिटी बना दिया कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। कौन सा एसिड, जो अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए जिसकी जरूरत है उसको। तो चलो मान लो हमारे पास एक प्रश्न है, इसमें हम 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जेल्डॉर मेथड से उसको हमने एनालाइज किया। ओके, अमोनिया निकला। इस अमोनिया को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें N/2H2SO4 का 80 ml हमारा खर्च हो गया। तो बताओ कि इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है। तो 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, इसको यहां रख दो। नॉर्मेलिटी एसिड का कितना है, N/2 दिया हुआ है, मीन्स 1/2। वॉल्यूम कितना खर्च हुआ है एसिड का, उसको न्यूट्रलाइज करने में 80 ml, हमने बोला था ml में ही चलेगा, 80 ml रख दिया। इसका वैल्यू रखा, इसका वैल्यू रखा, इसका वैल्यू रखा, तीनों वैल्यूज को रखा और आसानी से कैलकुलेट कर दिया कि नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, तुम लोग आसानी से कर सकते हो। हम इसका भी यूज कर सकते थे, 1.4 तो 1.4 है, इस वेट की जगह 2 ग्राम रख देंगे और मिली इक्विवेलेंट की जगह क्या रखेंगे, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो 1/2 इंटू 80 यहां पर रख देंगे। क्या फर्क पड़ता है कि हम दोनों को अलग अलग रखें या दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके रखें, बात तो वही है ना। हम यहां से कैलकुलेशन करें, यहां से कैलकुलेशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका कुछ मतलब है, अगर हमने एक ही फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा है तो जरूर उसका कोई ना कोई मतलब होगा। हम जो है फालतू काम तो किया नहीं करते, कोई ना कोई बढ़िया ही इसका मतलब होगा। तो इसका एक बहुत अच्छा मतलब है, उसके लिए हमें एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या है, N is the normality of the acid, V is the volume of the acid, जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हुआ है।
और हम दोनों को एक साथ मिला करके मिली इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलो हम एक दूसरा न्यूमेरिकल अब ट्राई करते हैं। फिर से हमारे पास कुछ ऐसा ही एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है 4 ग्राम, उसको हमने जेडोर मेथड से एनालाइज किया, अमोनिया निकला एंड इट वाज अब्सॉर्ब्ड इन 100 ml ऑफ NH2SO4। NH2SO4 कहने का मतलब है उसकी नॉर्मेलिटी 1 है, N/2 मतलब 1/2। नॉर्मेलिटी को इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, N/2 का मतलब होता है 1/2, N/4 मतलब 1/4, 2N मतलब नॉर्मेलिटी 2 है। सिर्फ N लिखा है मतलब इट इज 1N, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो सिर्फ N लिख देते हैं। NH2SO4 मतलब नॉर्मेलिटी 1 है। तो 4 ग्राम कंपाउंड है, जेडोर मेथड से एनालाइज किया, अमोनिया निकला, उसको 100 ml NH2SO4 में एब्जॉर्ब किया। इस बार हम H2SO4 को एक्सेस में लिए हैं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, आगे और भी स्टेटमेंट है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन नीडेड 40 ml of N/2 NaOH for complete न्यूट्रलाइजेशन। इस पर थोड़ा फोकस करना है। नाउ कैलकुलेट नाइट्रोजन परसेंटेज। इतना तो पिछले बार वाले प्रश्न की तरह दिया है कि 4 ग्राम कंपाउंड है, जो अमोनिया निकला उसको एब्जॉर्ब करने में 100 ml NH2SO4 को खर्च किया। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब क्या है, 100 ml तो यहाँ पर रख दो और NH2SO4 है तो नॉर्मेलिटी 1 यहाँ पर रख दो, 4 ग्राम कंपाउंड है उसको यहाँ पर रख दो और कैलकुलेट कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 4 ग्राम कंपाउंड रख दिया, नॉर्मेलिटी 1 रख दिया, वॉल्यूम 100 ml रख दिया, कैलकुलेशन कर दिया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? पिछली बार तो गलत नहीं हुआ था, तो इस बार गलत इसलिए हो गया, पिछली बार हमने क्लियरली लिखा था कि जो H2SO4 खर्च हो रहा है वो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो रहा है, ठीक है। इस बार क्या लिखा है कि अमोनिया को इस H2SO4 में एब्जॉर्ब किया है, दैट रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं है। अगर वो न्यूट्रल होता तो उसमें फिर से हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं था, इसीलिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें आगे NaOH खर्च करना पड़ा है। और NaOH क्या है? एक बेस है। इसका मतलब सॉल्यूशन में कुछ एसिड बचा था, तभी तो हम बाद में NaOH और मिलाया है उसमें। बाद में NaOH क्यों मिलाया है? क्योंकि कुछ एसिड बचा था। क्यों एसिड बच गया था? तो इसके लिए रीजन ये है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो कितना अमोनिया बनेगा भाई हमें तो नहीं पता है ना, क्योंकि हमें यही तो पता करना है कि अमोनिया का परसेंटेज क्या है। तो हमें कैसे पता होगा कितना अमोनिया बनेगा? तो अमोनिया कितना बनेगा हमें नहीं पता है, तो हम एसिड जो है थोड़ा सा बढ़ा करके लेते हैं ताकि पूरा का पूरा अमोनिया खर्च हो जाए। एसिड बच जाए हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अमोनिया जो है भागना नहीं चाहिए, पूरा अमोनिया हमें मार डालना है। उसके लिए हम एसिड को थोड़ा बढ़ा करके लेते हैं। तो हम इस अमोनिया को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड हम बढ़ा करके लेते हैं तो कुछ एसिड बच जाएगा। जो बचा हुआ एसिड है उसको बाद में उसमें हम दूसरा बेस मिला देते हैं, जो बचे हुए एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, करेक्ट। तो एसिड का कुछ हिस्सा तो इस अमोनिया के साथ गया और जो बचा हुआ हिस्सा था बाद में दूसरे वाले बेस के साथ रिएक्शन करता है, ये हमें समझना है। तो जैसे यहाँ 100 ml है, तो 100 ml में से कुछ ml, मान लो कि 40 ml जो है इधर NaOH के साथ चला गया होगा, तो जो बाकी का 60 ml जो है वही तो अमोनिया के साथ गया है। तो हम यहाँ पर 100 कैसे रख सकते हैं? हमें तो यहाँ पर वो वॉल्यूम रखना है ना जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हुआ है, करेक्ट। हमें यहाँ पर वो वॉल्यूम रखना है जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हुआ है। तो हम 100 कैसे रख सकते हैं? 100 नहीं रख सकते हैं। या फिर मिली इक्विवेलेंट के टर्म्स में बात करें, इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है? इसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो 100 ml into 1 इट कम्स 100 मिली इक्विवेलेंट। ये जो H2SO4 है वो 100 मिली इक्विवेलेंट है,
ये मिल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जितना मिल इक्विवेलेंट एसिड का है उतना ही मिल इक्विवेलेंट बेस का भी होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जितना मिल इक्विवेलेंट एसिड का है उतना ही मिल इक्विवेलेंट बेस का भी होगा, तभी दोनों आपस में कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमारा कहना है H2SO4 ने कई बार लिया है, यही H2SO4 क्या कर रहा है, इसने अमोनिया को भी एब्जॉर्ब किया है, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया और इसका कुछ हिस्सा बच गया जो बाद में NaOH के साथ खर्च हुआ है। तो इसका मिल इक्विवेलेंट जो है दोनों के मिल इक्विवेलेंट के टोटल के बराबर होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? H2SO4 हमने लिया है, इसका कुछ हिस्सा अमोनिया को पहले खर्च किया, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया और जो बच गया वो NaOH के साथ रिएक्शन किया। मतलब H2SO4 ने अकेले इन दोनों को संभाला है। तो H2SO4 का जो मिल इक्विवेलेंट है वो इन दोनों के मिल इक्विवेलेंट के टोटल के बराबर होना चाहिए। इट इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पर हम कहते हैं कि एसिड का मिल इक्विवेलेंट बेस के मिल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो हम यहां से ये कहेंगे कि मिल इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH it is equal to मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। करेक्ट? तो इक्विवेलेंट मिल इक्विवेलेंट H2SO4 का कितना है? 100 मिल इक्विवेलेंट। कैसे पता? इसका हमने नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल H2SO4 इतना लेकर चले थे तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 मिल इक्विवेलेंट। NaOH कितना है? तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना NaOH मिलाया है? N/2 NaOH का 40 ml मिलाया है। तो 1/2 और 40 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 इंटू 40 मतलब 20 हो जाएगा। मिल इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया हमें नहीं पता है, चलो इसको x कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, 20 हो गया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। मतलब x की जगह 80 होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 80। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 80 मिली इक्विवेलेंट अमोनिया, 20 मिली इक्विवेलेंट NaOH मिला करके 100 मिली इक्विवेलेंट हो गया और 100 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का भी है। तो क्या H2SO4 अकेले अमोनिया के साथ खर्च हुआ है? नहीं। इस स्टेप पर हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि 80 मिली इक्विवेलेंट इसका, 20 मिली इक्विवेलेंट इसका, ये 80 कहां से आया? हमने कैलकुलेशन करके पता किया है। वो जो है मिला करके ठीक है, वो मिला करके 100 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का इक्वल है। तो क्या ये 100 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 अकेले से अमोनिया को न्यूट्रलाइज किया? नहीं, इस 100 में से 80 ने ही अमोनिया को न्यूट्रलाइज किया है, बाकी 20 तो जो है NaOH के साथ गया। तो हमें जो है यहाँ पर क्या रखना है? हमें यहाँ पर H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट रखना है, लेकिन पूरा मिली इक्विवेलेंट नहीं रखना है। हमें सिर्फ वो वाला पार्ट रखना है जो अमोनिया के साथ खर्च हुआ है। अमोनिया के साथ कितना खर्च हुआ है? 80। तो हम पूरा का पूरा 100 नहीं रखेंगे, हम सिर्फ 80 रखेंगे। तो रिजल्ट कम्स 1.4 इनटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया, इट इज 80। ऐसे कैलकुलेट किया है तो इस तरह से कैलकुलेट किया, बस ये ध्यान में रखना है। और कितना ग्राम कंपाउंड था? 4 ग्राम कंपाउंड का सॉल्व किया, 4 से कट जाएगा ये 20 बार में, 20 को 1.4 से मल्टीप्लाई करो, 14 गुणे 2 28 होता है, 280 में एक डेसिमल लगाए तो इतना परसेंट इस कंपाउंड में जो है 28% नाइट्रोजन मौजूद है। तो ये है इस फॉर्मूले का, इसका ये यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, हमने इसको क्यों मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया था? ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए आगे आने वाले केसेस में। तो इस केस में इसका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। एक और एग्जांपल हम तुम्हारे सामने रखते हैं, एक और एग्जांपल हम रखते हैं, हमारी बात और भी क्लियर हो जाए। इस पर और भी एक स्टेप पढ़ा देंगे कि हमारे पास 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हमने जेल्डोर मेथड से एनालाइज किया। अमोनिया जो निकला है उसको हम N/2 H2SO4 के 150 ml में, करेक्ट,
150 ml में इसको हमने मिला दिया। देन हमें ऐसा करने पर एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा। सबको मिलाने के बाद एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो मिलेगा ना। रिजल्टिंग सॉल्यूशन was diluted to 400 ml by addition of water। ये हमने रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो है पानी मिलाया और उसको 400 ml कर दिया। इससे क्या हुआ, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया और कुछ नहीं हुआ। जैसे हम थोड़ा सा पानी ले उसमें चीनी मिला देते हैं, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन बन गया, उसमें थोड़ा और पानी मिला दो, क्या चीनी पर कोई फर्क पड़ा? चीनी तो उतना ही रहेगा, बस सॉल्यूशन पहले क्या था, गाढ़ा था, बाद में हल्का हो गया। पहले कंसंट्रेट था, अभी वो डाइल्यूट हो गया, लेकिन उसके अंदर जितना चीनी घोला था वो तो उतना ही रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो सेम हियर, इसके अंदर जो घुले हुए मटेरियल्स है उनके अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सॉल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट हो गया। ओके, नाउ 20 ml of this solution needed 10 ml of N by 8 NaOH for complete neutralization। Yes, now calculate नाइट्रोजन परसेंटेज। ये है इस बार हमारा प्रश्न। तो पिछली बार से इसमें एक स्टेप ये ज्यादा कर दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें जो अमोनिया निकला उसको एब्जॉर्ब करने के लिए H2SO4 लिया है। H2SO4 डेफिनेटली जरूरत से ज्यादा लिया है, उसका कुछ हिस्सा बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको हम आगे NaOH से न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन ये क्या कर दिया, NaOH से न्यूट्रलाइज करने से पहले उसको पानी मिला के 400 ml कर लिया। इस पूरे सॉल्यूशन को NaOH से न्यूट्रलाइज करना चाहिए ताकि पता चल सके कि सॉल्यूशन के अंदर कितना H2SO4 बचा है। लेकिन 400 ml का न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया, सिर्फ उसमें से 20 ml का न्यूट्रलाइजेशन किया। वेरी गुड, सिर्फ जो है 20 ml का न्यूट्रलाइजेशन किया है। 400 ml पूरा क्यों नहीं किया? तो इसके लिए एक सिंपल सा आंसर है कि मेरे पास अगर 20 चॉकलेट है या हमें 20 चॉकलेट खरीदना है तो हम दुकान वाले से भी पूछ सकते हैं कि 20 चॉकलेट का दाम क्या है, या उससे ये भी पूछ सकते हैं कि एक चॉकलेट का दाम क्या है। उसके बाद जो है हमें 20 का दाम निकालना है, 50 का दाम निकालना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेम ही है, अगर हमें पता है कि 20 ml को न्यूट्रलाइज करने में इतना NaOH खर्च हुआ है तो 400 ml को न्यूट्रलाइज करने में कितना NaOH खर्च हुआ होगा, ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो यही, तो यहां से NaOH का मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। 1/8 इसका नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम कितना खर्च हुआ है 10 ml, ठीक है। तो 10 इंटू 1/8 मतलब वेरी सिंपल 10/8 इसको लिख दिया हमने। 10/8 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कहाँ खर्च हुआ है, इस 20 ml सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने में। तो 400 ml को न्यूट्रलाइज करने में कितना खर्च हुआ है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेट कि 20 ml के साथ 10/8 खर्च हुआ है तो 400 ml के साथ कितना खर्च होना चाहिए। इस x का वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 ml के साथ इतना हुआ है तो ज्यादा के साथ ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा और हम कहेंगे कि x इंटू 20 इक्वल टू दिस इंटू दिस, x इंटू 20 इक्वल टू 10/8 इंटू 400 या x इज इक्वल टू 10/8 इंटू 400/20। सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। 8 से ये कट जाएगा 5 बार में, 50 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 से ये भी कट जाएगा 5 बार में, मतलब 25 मिली इक्विवेलेंट, 25 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ कैलकुलेशन का इससे, और ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ कैलकुलेशन का इससे। ये 25 मिली इक्विवेलेंट हमने क्या कैलकुलेट किया, NaOH पूरा खर्च होगा किसको, इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने में। तो अगर 25 मिली इक्विवेलेंट NaOH खर्च हुआ है तो इसका मतलब 25 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 इसके अंदर तो रहा होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात, 25 मिली इक्विवेलेंट NaOH का खर्च हुआ है तो 25 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 इसके अंदर था। इट वाज वेरी सिंपल।
हम H2SO4 जो है कितना ओरिजिनली लेकर चले थे, ये है, इसका मिली इक्विवेलेंट इधर से कैलकुलेट करो, 1/2 इंटू 150, 75 मिली इक्विवेलेंट। 75 मिली इक्विवेलेंट हम लेकर के चले थे, जिसमें से 25 मिली इक्विवेलेंट तो NaOH के साथ चला गया। तो इसका मतलब 75 में से इस 25 को हटाओ तो दिखाई पड़ने लगा ना कि 50 मिली इक्विवेलेंट जो है वो अमोनिया के साथ खर्च हुआ है। बस हो गया हमारा काम। हमको यहाँ पर वो 50 मिली इक्विवेलेंट उठा करके रख देना है। N/V की जगह 50 रख देना है, W की जगह 2 ग्राम रख देना, कैलकुलेशन कर लेना है, जो आंसर हो गया वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि हम N/V को अलग अलग भी देख सकते हैं और N/V को एक साथ भी देख सकते हैं। और एक साथ देखने से हमारा काम ऐसे केसेज में बड़ा आसान हो जाता है कि हम दूर से ही देख करके पहचान जाते हैं कि भाई इसका मिली इक्विवेलेंट इतना था और इसमें से इतना मिली इक्विवेलेंट NaOH अगर खर्च किया है तो डेफिनेटली इस सोल्यूशन के अंदर इतना ही मिली इक्विवेलेंट H2SO4 बचा हुआ रहा होगा जो NaOH के साथ खर्च हुआ है। तो 25 मिली इक्विवेलेंट NaOH मतलब 25 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 भी गया है, और 25 मिली इक्विवेलेंट अगर H2SO4 NaOH के साथ खर्च हुआ है तो 75 में से 25 मिली इक्विवेलेंट भेज दो NaOH के साथ, और जो बचा हुआ 50 मिली इक्विवेलेंट है वो अमोनिया के साथ, और यहाँ पर 50 रखो, W का वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का हम यूज भी देख लिया। फॉर्मूला क्या था वो देखा, इसका मतलब क्या था वो देखा, और इसका यूज क्या था वो भी देखा। एक न्यूमेरिकल जो है हम ड्यूआ मेथड पर भी देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल ड्यूआ मेथड टू। ड्यूआ मेथड में हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे। फॉर्मूला वेरी सिंपल, नाइट्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू V/8W। फॉर्मूला कहां से आया इसकी बात इस क्लास में हम नहीं कर रहे हैं, इसमें इसका यूज कर रहे हैं। कहां से आया वो हम बाद में देख लेंगे। V क्या है, ml नाइट्रोजन का, वो भी SPP पर, और W क्या है, ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखें कि 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ड्यूआ मेथड से एनालाइज करते हैं, तो ड्यूआ मेथड से एनालाइज करने पर हमको जो है सपोज 800 ml नाइट्रोजन मिल जाता है, वो भी SPP पर। तो बस इस 800 को यहां रखो, 2 ग्राम को यहां रखो, सोल्यूशन फिट हो गया। 800 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 2, तो 100/2 मतलब 50% इसके अंदर नाइट्रोजन है। ये होगा ना, V की जगह 2 ग्राम रख दिया, W की जगह 2 ग्राम रख दिया और V की जगह 800 ml रख दिया, क्योंकि डायरेक्ट STP पर दिया हुआ था, सब काम फिट हो गया। मान लो अब एक प्रश्न ऐसा हो कि हमारे पास 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका हमने ड्यूआ मेथड से एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को 100 ml नाइट्रोजन गैस मिला एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 बार प्रेशर, 2 बार प्रेशर। हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है। तो इस बार डिफरेंस क्या है, यहां नाइट्रोजन सीधे STP पर हमने दे दिया था 800 ml, वहां पर रख दिया, लेकिन इस बार STP नहीं है, ये प्रेशर और टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड नहीं है। तो हमें इस वॉल्यूम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कि जो 100 ml नाइट्रोजन इस टेम्परेचर प्रेशर पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या ये वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा या बदल जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, तो नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होगा वो पता लगाएंगे, और यहाँ V की जगह रख देंगे। पता लगाना मुश्किल नहीं है, एक सिंपल सा स्टेप होता है हमारे पास। हम लोगों ने गैसेस स्टेप पढ़ा है, वहां पर एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। किसी भी गैस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले कंडीशन में हमें गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है, या कहो वॉल्यूम पता है, तो दूसरे कंडीशन में हम गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन जैसे इस क्वेश्चन का कंडीशन,
कि प्रेशर कितना है, 2 बार है, वॉल्यूम कितना है 100 ml है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदल लेंगे क्योंकि हमें केल्विन में यूज करते हैं सब कुछ। तो 0 डिग्री सेल्सियस में इसमें 273 ऐड कर दो तो हो जाता है 273 केल्विन। हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम निकालना है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273 केल्विन रख दो यहाँ पर। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार, स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होगा वो हमें निकालना है, तो यहाँ रख दो, P1 की जगह 2 रख दिया, V1 की जगह 100 रख दिया, T1 की जगह 273 रख दिया, उधर पे P2 और T2 का वैल्यू रख दिया, तो V2 तो आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें 6 क्वांटिटीज है, 5 रख देंगे तो 1 निकल जाएगा। तो P1 की जगह हमने 2 रखा, V1 की जगह 100 रखा, 273 टेम्परेचर है, P2 1, V2 हमें निकालना है, P2 273 से 273 कट गया, V2 कम्स 200 ml। ये है नाइट्रोजन का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। ये नॉन स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड है। तो हमें V की जगह 100 नहीं रखना है बल्कि वो 200 रखना है। ये जो नाइट्रोजन गैस निकला था 100 ml, उसको हमने STP पर मॉडिफाई कर लिया कि STP पर उसी गैस का वॉल्यूम इतना होगा और इस वॉल्यूम को यहाँ रखेंगे, W की जगह 4 ग्राम रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर STP पर है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, नहीं है तो हमें एक स्टेप ऐसा मॉडिफिकेशन करना होगा, फिर उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। तो ये रहा डिवा मेथड और जेडॉल मेथड, जिससे हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला रेडीमेड यूज किया, फॉर्मूला बनाया नहीं, या ये नहीं दिखाया कि फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, ये हम किसी दूसरे क्लास में देख लेंगे। ज्यादा जरूरी ये था कि फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में थोड़ा लंबा स्टेप हमें जाना पड़ेगा। भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल फॉर्मूला यहाँ नहीं भूलना चाहिए, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने रेडीमेड फॉर्मूला देखा और उस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे वो देखा। तो सभी एलिमेंट्स का एस्टिमेशन जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया। कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर का परसेंटेज पिछले क्लास में, इस क्लास में नाइट्रोजन देख लिया। अब हमारी बारी है कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने की बात करें, तो वो बात भी हम करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में।